Hello everyone, welcome to my YouTube channel SD Nursing Classes and Exam Preparation. How are you all? I think you all are doing good. जैसे कि आज का टॉपिक है जो है हम डिस्कशन करेंगे पीडियाट्रिक्स एंड ऑब्स गाइनी, ये दोनों को लेके जो सीरीज़ है ये सेकेंड सीरीज़ है। आज मैं शुरू कर रही हूँ, इसके बाद कंटिन्यू सीरीज़ रहेंगे। एवरी डे मॉर्निंग 7 AM you'll get द सीरीज़ ऑफ MCQs फॉर ऑल द एंट्रेंस एग्ज़ाम। जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सबके लिए सीरीज़ शुरू हो गया है। पहला सीरीज़ किया था, उसके बाद थोड़ा सा गैप हो गया था, बट अभी से ये जो सेकंड सीरीज़ है उसके बाद से कंटिन्यू ये 3 मंथ 4 मंथ जब तक हमारा 6 इयर्स का क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मेरा सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। सो स्टे ट्यून विथ मी। सो नाउ let's start the topic of pediatrics and obs gynae MCQ series. This is second series. So here देखिए ये pediatrics and gynecological nursing means OBG, ठीक है। पीडियाट्रिक्स एंड OBG एक सीरीज है, एक पार्ट है, और जितना भी मेडिकल सर्जिकल हो गया, जितना भी रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो एक पार्ट है। एंड थर्ड पार्ट इज़ योर नॉन नर्सिंग पार्ट। इन तीनों को मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। पहले दिन आएगा जो मेडिकल सर्जिकल एंड अदर सब्जेक्ट्स लाइक एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, देन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें जो है एक में आएगा। बायो मेडिकल वेस्ट, ये सारी चीज़ एक में आएगा। पीडियाट्रिक्स एंड ऑब्स गाइनी जो है वो एक में आएगा, एंड जो नॉन नर्सिंग पार्ट है वो एक में आएगा। तो फर्स्ट सेकेंड करके मैं करूँगी, और हफ्ते में एक बार हम नॉन नर्सिंग पार्ट को डिस्कशन करेंगे, उसका MCQ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। दिस इज MCQ सीरीज 2, ओके। So yes, then we will see the questions. पहला क्वेश्चन है, postpartum woman having bleeding after 24 hours of the delivery is called as, means postpartum woman having bleeding after 24 hours of the delivery is called, क्या कहेंगे इसको? प्राइमरी PPH, secondary PPH, third stage of hemorrhage, true postpartum hemorrhage. So which is the correct answer? Tell me the answer. प्राइमरी PPH जो है वो होता है ड्यूरिंग 24 आवर्स, ओके। सेकेंडरी होता है 24 आवर्स टू 12 वीक्स, एंड देन थर्ड जो है थर्ड स्टेज जो है जब 4T बोलते हैं इसको, लाइक टोन, टिश्यू, ट्रॉमा, tone, tissue trauma and thrombosis. And this is what? Excessive vaginal bleeding, after the childbirth.
चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ये चारों के बारे में मैंने आपको बताया। प्राइमरी पीपीएच में क्या होता है, ड्यूरिंग 24 आवर्स, मीन्स 24 आवर्स के अंदर जितना ब्लीडिंग हो रहा है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी पीपीएच। ठीक है, पोस्ट पार्टम हेमरेज। सेकेंडरी है जो 24 आवर्स के बाद 2-12 वीक्स, वो होता है सेकेंडरी। एंड थर्ड जो है वो होता है जब आपका टिश्यू ट्रॉमा थ्रोम्बोसिस ये सब हो गया, उसको बोलते हैं हम थर्ड स्टेज ऑफ हेमरेज। उसी के वजह से जो हेमरेज होता है, ब्लड फ्लो होता है, वो है। एंड फोर्थ है ट्रू पोस्ट पार्टम हेमरेज, मीन्स एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ये है चारों। तो चारों जो यहाँ पे ऑप्शन है, विच इज द करेक्ट वन। देखो, पोस्ट पार्टम वुमेन हैविंग ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर्स, पहला तो होगा नहीं क्योंकि वो होता है ड्यूरिंग 24 आवर्स। ओके, ड्यूरिंग 24 आवर्स वो नहीं है। दूसरा है सेकेंडरी पीपीएच जो कि आफ्टर 24 आवर्स ऑफ द डिलीवरी, मीन्स 24 आवर्स टू आफ्टर 24 आवर्स, है ना, 24 आवर्स टू 12 वीक जो होता है वो होता है आपका सेकेंडरी पीपीएच। मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड थर्ड जो है वो होता है जब आपको ट्रॉमा के वजह से टिश्यू ब्रेकिंग से वजह से और थ्रोम्बोसिस की वजह से जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है वो होगा। एंड फोर्थ जो है वो है वेजाइनल ब्लीडिंग, एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ, वो होता है आपका ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंडरी पीपीएच, मीन्स the bleeding after 24 hours is called secondary PPH. Okay, this is the correct answer for this postpartum woman having bleeding after 24 hours of the delivery. ये सारी स्टेज को आपको याद रखना है। ड्यूरिंग क्या कहते हैं, आफ्टर क्या होता है, जब थर्ड स्टेज, अगर मान लो यहाँ पे थर्ड स्टेज टिश्यू डैमेज या ट्रोमा फॉर ब्लीडिंग, तो आप इसमें क्या बोलते हैं, थर्ड स्टेज ऑफ हेमरेज, जिसमें क्या होता है आपका जो टिश्यू डैमेज की वजह से, ट्रॉमा की वजह से थ्रोम्बोसिस हो गया जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है, दैट इज थर्ड स्टेज। और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, वो होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, दैट इज द ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ रहा है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, sorry, a pre-eclampsia woman baby is lying with her mother. ठीक है, neonate born in 37 weeks after 57 hours when nurse monitoring vital sign of the baby temperature is low 35 degrees Celsius, what will be the intervention? Yes, समझो पहले इस क्वेश्चन को। pre-eclampsia woman है, मीन्स वुमेन ऑलरेडी हाई बीपी में है, हाई ब्लड प्रेशर, लाइक 180/120 or 170/120. So these are what, high blood pressure in preeclampsia or eclampsia. ठीक है, प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया दोनों। एक्लेम्शिया दोनों में क्या होगा, आपका जो बीपी है बहुत हाई होगा, हाई बीपी। ओके, सो यहाँ पे देखो, ए प्री एक्लेम्शिया वुमेन बेबी इज लाइंग विथ हर मदर। ओके, न्यूनेट बॉर्न इन 37 वीक्स, 37 वीक्स जो है ये नॉर्मली होता है, 37 to 40 वीक्स, 37 to 40 वीक्स जो है नॉर्मली है। उसके अंदर अगर बेबी बर्थ हो जाता है, बेबी नॉर्मल है, एंड कॉम्प्लिकेशंस दिखा जा सकता है और नहीं भी दिखा जा सकता है। आफ्टर 57 आवर्स, 57 आवर्स में कितना, मीन्स उसको हो चुका है 2 दिन, 2 days and 9 hours. Okay,
सब समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन को पूछो, ए प्री एक्लेम्शिया वुमेन्स बेबी इज लाइंग विथ हर मदर। वुमेन क्या है, ऑलरेडी प्री एक्लेम्शिया है और बेबी उसके साथ लेटी हुई है, लेटा हुआ है, लेटी हुई है। The baby has born in 37 weeks, 37 to 40 weeks is normal। 37 weeks में कभी कभी कॉम्प्लिकेशन देखा जा सकता है और कभी कभी नहीं, हेल्दी बच्चा पैदा होता है। आफ्टर 57 आवर्स, 57 आवर्स मीन्स हाउ मेनी डेज, 2 days and 9 आवर्स, 2 दिन और 9 घंटा हो चुका है। When नर्स मॉनिटरिंग वाइटल साइंस, जब नर्स क्या कर रही है, वाइटल साइंस को मॉनिटर कर रही है, किसका, बेबी का। ओके, ऑफ द बेबी टेम्परेचर इज लो 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, व्हाट विल बी द इंटरवेंशन, इंटरवेंशन क्या होगा, तो नर्स का यहाँ पे क्या इंटरवेंशन देना चाहिए। गिव पनिशमेंट फॉर द मदर फॉर नॉट केयरिंग बेबी, और सेपरेट द बेबी फ्रॉम मदर, और प्लेस बेबी अंडर रेडिएंट वार्मर, और कवर द बेबी एंड चेक द वाइटल आफ्टर 30 मिनट्स। ये सारी चीज़ मैंने आपको क्वेश्चन आपको पहले से अच्छे से समझा दिया कि प्री एक्लेम्शिया मदर का ऑलरेडी क्या है, बीपी बहुत हाई रहता है ना। एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया दोनों का बीपी बहुत हाई रहता है। एक्लेम्शिया ज़्यादा डेंजरस है, जिसमें आपको सीज़र भी होने का चांसेस है, सीज़र और कन्वल्शन ये सब होने का चांसेस है। सो यहाँ पे प्री एक्लेम्शिया का है, जिसमें टेम्परेचर उसका ब्लड प्रेशर हाई है, और बेबी जो बर्थ हुआ है वो कब हुआ है, 37 वीक्स में हुआ है, जो कि नॉर्मल है, 37 to 40 जो नॉर्मल वीक्स होता है। एंड आफ्टर 57 आवर्स मीन्स 2 घंटा 2 दिन और 9 घंटे में उसका जब मॉनिटर हो जाता है वाइटल साइंस, वो आता है टेम्परेचर 35 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल टेम्परेचर होता है 36 डिग्री फ़ारेनहाइट, 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस और 38 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द नॉर्मल टेम्परेचर मीन्स 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द नियोनेट। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। दिस इज द नॉर्मल टेम्परेचर मीन्स 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस इज द नॉर्मल टेम्परेचर। उसको अगर आप फ़ारेनहाइट में करेंगे 35 to 38 तक, ये है नॉर्मल। 36.5 to 38 डिग्री सेल्सियस जो है ना नॉर्मल है। इसको अगर हम फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ किसका, नियोनेटल बेबी का। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि उसका जो टेम्परेचर है वो लो हो चुका है। लो मतलब जानो कि हाइपोथर्मिया। लो टेम्परेचर मीन्स व्हाट, 35 डिग्री सेल्सियस मीन्स हाइपोथर्मिया बेबी को हो गया है। 2 days हुआ है और 2 दिन हो चुका है, 9 आवर्स, 2 days and 9 hours हो चुका है। देन द नर्स इज मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द बेबी एंड दैट इज लो 35 डिग्री सेल्सियस मीन्स हाइपोथर्मिया हुआ है। सो व्हाट विल बी द नर्सिंग इंटरवेंशन, अभी बताओ क्या हो सकता है। गिव पनिशमेंट फॉर मदर फॉर नॉट केयरिंग बेबी। बेबी को, माँ को क्या हम पनिशमेंट करेंगे कि बच्चे को क्यों केयर नहीं की है। माँ का हालत ऑलरेडी ख़राब है, वो हाई ब्लड प्रेशर में गुजर रही है, क्या हम उसको डांटेंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर, नो दिस इज नॉट एट ऑल करेक्ट आंसर। सेकेंड इज व्हाट, सेपरेट द बेबी फ्रॉम द मदर। अगर माँ से बच्चे को हम अलग कर देंगे तो क्या बच्चे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, नो नेवर। थर्ड इज व्हाट, प्लेस बेबी अंडर द रेडिएंट वार्मर। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, ताकि बेबी का टेम्परेचर
इंक्रीज हो सके, टेम्परेचर शुड इंक्रीज. ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर. एंड फोर्थ was cover the baby and check the vital आफ्टर 30 मिनट्स. नो, अगर नॉर्मली हम बेबी को कवर करेंगे कोई भी गरम ऊल और कोई गरम ब्लैंकेट से या कुछ भी, तो तुरंत टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बेबी ऑलरेडी क्या है, हाइपोथर्मिया में चला गया है. 35 डिग्री सेल्सियस इज़ लो टेम्परेचर एंड द बेबी में अफेक्ट विथ हाइपोथर्मिया. और क्या पता 2 दिन हो चुका है, कब से बेबी का टेम्परेचर डाउन हो चुका है वो भी नहीं पता. सो इमीडिएटली व्हाट हैपन, इमीडिएट एक्शन शुड बी नीडेड. दैट इज़ व्हाट, प्लेस बेबी अंडर द रेडियंट वार्मर. रेडियंट वार्मर में रखेंगे तो बेबी का टेम्परेचर नॉर्मली जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो तुरंत वो बढ़ सकता है. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन को अच्छे समझने की हमेशा कोशिश करना है. जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम में, पहले तो क्वेश्चन को समझो, हड़बड़ाना नहीं है. क्वेश्चन को आप समझोगे, एक एक चीज़ को समझोगे ना, आंसर इज़ विथ यू, आपके साथ ही आंसर है. ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो होता है जो मीन्स आपके दिमाग को पढ़ा जाता है, नॉट ओनली द किताबी बातें, आपकी दिमाग को पढ़ा जाता है. एक नर्स कैन डू व्हाट ऑल कैन शी डू, क्या क्या कर सकती है. सो दीज ऑल थिंग्स व्हाट, देखो यहाँ पे बहुत इजीली कोई भी समझ सकता है. प्री एक्लेम्शिया वुमेन है, सबसे पहले तो उसका बीपी हाई है. नियोनेट बॉर्न इन 37 वीक्स, 37 वीक्स इज़ नॉर्मल. सो इसमें नियोनेट के लिए कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. आफ्टर 57 आवर्स, देखो कितना मतलब घुमा के वो पूछा है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है क्वेश्चंस. 57 आवर्स मीन्स कितना, फिर क्या होगा, ऐसा सोचना ही नहीं. 57 आवर्स, यस 2 डेज हो चुका है, 2 डेज एंड 9 आवर्स आप गिन सकते हो. 24 आवर्स, 24 आवर्स एक दिन में होता है. 2 दिन में कितना होगा, 48 आवर्स होगा. और ये 57 है, 57 to 48 वो माइनस कर दो, कितना बच रहे हैं, 9 आवर्स. तो इसमें कितना हो गया, 2 डेज एंड 9 आवर्स. तो उसके बाद क्या है, नर्स मॉनिटरिंग कर रही है वाइटल साइंस का बेबी का, तो उसमें टेम्परेचर लो हो गया. तो उसमें क्या इंटरवेंशन होगा, इट इज़ वेरी वेरी ईजी. अपने को आंसर को, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्वेश्चन में ही आंसर रहता है. मैं देखी हूँ, मीन्स मैं बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे देखी हूँ, स्पेशली जब एनक्लेक्स का होता है. एनक्लेक्स का क्वेश्चन मैंने देखा है, जिसमें क्या होता है कि आंसर ही क्वेश्चन में रहता है. आपने को जो ऑप्शन दिया है उसमें जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता, आंसर क्वेश्चन में रहता है. सो एग्जैक्टली दिस आल्सो द आंसर इज़ इन क्वेश्चन. आपको आंसर जो है क्वेश्चन में ही है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है. इसमें 37 वीक्स का कोई मतलब नहीं है कि उसमें और 37 वीक्स मतलब क्या हो सकता है, नॉट लाइक दैट, दिस इज़ नॉर्मल. सो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. इंपॉर्टेंट इज़ व्हाट, टेम्परेचर लॉस हो गया है तो उसमें क्या करोगे. सो दिस इज़, ये ही मतलब मीन्स इतना बड़ा जो क्वेश्चन है, इसका जो मेन जो है वो है टेम्परेचर. टेम्परेचर लो हो गया है, आपको करना क्या है, बच्चे का टेम्परेचर लो हो गया, 2 दिन हो चुका है, 2 दिन 9 घंटा हो चुका है, बच्चे का टेम्परेचर लो हो गया, तो सडन उसका टेम्परेचर कैसे राइज करे. दिस इज़ ओनली द मेन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस मच लंबा क्वेश्चन, इतना लॉन्ग क्वेश्चन में आंसर जो है बहुत छोटा सा है. समझ रहे हो, मीन्स इसको अपने को गौर करना है. ये सारी चीज़ों को जो देख के 37 वीक्स, देन 57 आवर्स, फिर क्या, प्री एक्लेम्शिया मदर, ये सारी चीज़ों को देख के घबराना नहीं है. इसमें मेन सारांश जो क्या है वो है टेम्परेचर. ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ा सा घुमाव वाला क्वेश्चन आपको मिल सकता है. और ये देखिए, ये नॉर्सेट का ही क्वेश्चन है, नॉर्सेट का, और ये RRBB में आ सकता है. ये सारी चीज़ें क्या है कि थोड़ा सा स्मार्टली उन लोग आपको क्वेश्चन पूछते हैं. आप भी कोशिश करो कि स्मार्ट होके उसको आंसर दो. ओके, दिस इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, देन थर्ड क्वेश्चन. A woman with 3rd day postpartum has complained of engorgement in both the breast. What is cutoff temperature for fever in postpartum women? ठीक है, इसमें देखो वुमेन पोस्टपार्टम 3 डेज हो चुकी है, 3 डेज, okay, and what they are saying, complain of engorgement in both the breast. okay, यहाँ पे देखो ये क्यों होता है engorgement, ये नॉर्मल है, कॉमन है.
इसको पहले समझो, उसके बाद उसमें जाएंगे। दिस इज कॉमन बिकॉज ओवरफ्लो मिल्क, overflow milk and swelling, tightness, these all are common. okay, a woman जो कि जिसका डिलीवरी हो चुका है, पोस्टमार्टम वुमेन है, 3 दिन हो रहा है, उसका क्या है, ब्रेस्ट एंगोजमेंट है, मीन्स ब्रेस्ट फुला हुआ है, एकदम से भरा भरा लग रहा है, वो इशू वो बता रही है। तो ये कॉमन है क्योंकि मिल्क जो है ओवरफ्लो होता रहता है, मिल्क के वजह से उसमें स्वेलिंग और टाइटनेस होता है। दिस इज कॉमन। ओके, बट थिंग इज दैट इसमें क्या है, व्हाट इज कट ऑफ टेम्परेचर फॉर फीवर इन पोस्टमार्टम वुमेन। देखिए कितना रह सकता है फीवर, कट ऑफ टेम्परेचर। कट ऑफ टेम्परेचर मीन्स व्हाट, कितना तक रह सकता है, यह है मतलब अगर वो एक वुमेन है जो कि पोस्टमार्टम है और 24 आवर्स में कितना रहेगा, आफ्टर 2 डेज कितना रहेगा, उसके बाद 10 दिन तक कितना रहेगा, ऐसे होता है। तो 24 आवर्स में उसका जो टेम्परेचर है ना बहुत हाई रहता है, हाई टेम्परेचर इन 24 आवर्स। इसको समझो, ये समझ में आ गया, इसको मैं रफ कर रही हूँ। इसमें जो मेन आंसर है, मीन्स मेन थिंग इज हियर टेम्परेचर कट ऑफ और 3rd डे ऑफ पोस्टमार्टम, यही है। ये एंगोजमेंट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, वो सिर्फ डराने के लिए बोला गया है, इसमें आपको दिमाग नहीं लड़ाना है। जैसे मैंने इसका प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि स्मार्ट इज इम्पॉर्टेंट। सो आपका ध्यान कहाँ जाएगा कि 3rd डे पोस्टमार्टम हुआ है, इसमें दिस इज इम्पॉर्टेंट। 3rd डे हुआ है, 24 आवर्स में कितना होता है, फिर आफ्टर 24 आवर्स में कितना होता है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ अ पोस्टमार्टम वुमेन आफ्टर 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स। सो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो इसका क्या है, 3rd डे हो चुका है, मीन्स 24 × 72 आवर्स हो चुका है। ओके, तो 24 आवर्स के अंदर जो होता है ड्यूरिंग ड्यूरिंग 24 आवर्स में हमेशा क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है। हाई रहता है, इसको आपको समझना है, ड्यूरिंग 24 आवर्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, धीरे से थोड़ा सा आफ्टर, इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है कि ड्यूरिंग 24 आवर्स में टेम्परेचर हाई हो जाएगा। बिकॉज शी हैज़ गॉन अंडर टोटली पेनफुल सिचुएशंस एंड फियर, ड्रीड, जो प्रेगनेंसी का डर रहता है, लेबर का पेन, और ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये कॉमन है, ये तो एक प्रेग्नेंट वुमेन में जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। हम नॉर्मली भी किस चीज़ को अचानक डर गए, कुछ न्यूज़ सुन के डर गए, तो हमारा देखना टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमको स्वेटिंग आने लग जाता है, पसीना आने लग जाता है, वो टेम्परेचर हाई हो जाता है नॉर्मली कुछ चीज़ को सुन के। बट हियर व्हाट हैपनिंग कि the woman has gone under the labor pain and many more type of mental and physically she has been totally affected, पूरा इफेक्ट हो चुकी है, तो उसका टेम्परेचर तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस है, आप इसको कॉमनली लगाओ। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन जो है क्या है, 3rd डे उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है। देखो दिमाग लगाओ, तो हाई टेम्परेचर मतलब मान के चलो ये 38 डिग्री सेल्सियस टू 38.6 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। ओके,
ये जो दिया है यहाँ में हाई है तो कहाँ पे कहाँ जाएगा, ये 38 डिग्री सेल्सियस टू 38.6 डिग्री सेल्सियस तक, सॉरी सेल्सियस तक जा सकता है। ये हो गया 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर ये कितना जाएगा, 38 टू 38.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसमें क्या होगा कि इसको अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 101.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ तक आपका क्या है, फीवर बढ़ सकता है। कितना फ़ारेनहाइट में कितना है, 101.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 38.6 या 7 तक भी जा सकता है। ठीक है, जो सेल्सियस में अगर हम देखेंगे तो वो है 38.6 डिग्री टू 38.6 और 7 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, ये 24 आवर्स के अंदर। अब थर्ड डे में क्या होगा, थोड़ा सा आपका डिक्रीज़ होगा टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो कितना हो सकता है, आप इसका गेस करो, कट ऑफ टेम्परेचर कितना हो सकता है। फ़ारेनहाइट में अगर आप देखेंगे तो ये कितना होगा, 3 दिन में थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ मैंने बताई, इसको समझ में आ गया होगा आपको, तो मैं रब कर रही हूँ। तो क्या हुआ फर्स्ट डे में, 24 आवर्स के अंदर क्या हुआ, 38 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से लेके वो बढ़ेगा कहाँ तक, 38.7 डिग्री सेल्सियस तक, जिसको है फ़ारेनहाइट में 101.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर ये होगा थर्ड डे में थोड़ा कम हो सकता है। कितना कम होगा उसी के हिसाब से देखेंगे, जैसे कि 38.7 है तो वो कम ही होगा। ओके, 38 तक आ सकता है, मीन्स 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना आपका जो टेम्परेचर है वो थर्ड डे में, एक पोस्टपार्टम जो वुमेन है जो थर्ड डे में है उसका टेम्परेचर उतना फॉल हो सकता है। तो उतना हो सकता है। फर्स्ट डे के हिसाब से कितना हुआ, 38 से लेकर 38.7 डिग्री होता है। धीरे से 38.7 से वो कम होके जाएगा 6, 5, 4 और थर्ड डे में वो पूरा कम हो सकता है, 38 डिग्री सेल्सियस में रह सकता है। सो दिस इज़ द आंसर, आपको समझना चाहिए, क्योंकि हाई रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, फिर धीरे धीरे वो लो होगा। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि 37 तो होगा नहीं, 38 जो इंक्रीज़ होगा, 39 बहुत हाई हो जाता है, वो नहीं है। मैंने आपको बताया जो नॉर्मल जो है 38 डिग्री सेल्सियस टू 38.7 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 101.6 डिग्री फ़ारेनहाइट will be in, that is the most high temperature, and second day and third day it will be low, and maximum it will come to 38 degree Celsius. So this is the correct answer. Okay, and fourth question, which Leopold maneuver is used to assess the fetal attitude during abdominal palpation of ANC mother? ठीक है, इसमें दिया गया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, मैन्यूवर मीन्स व्हाट, द असेसमेंट ऑफ द fetal size. Maneuver, the maneuver means assessment of the
fetal size and position. And position. ठीक है. This is a examiner, means doctor या nurse, doctor और nurse. Gynecological, दो gynecologist जो है, OB-GYN nurse जो है, they only what examine the assessment of the fetus, in which position the fetus is inside the pelvic region. ओके तो इसमें क्या होता है ये सबसे पहले जानो कि लियोपोल्ड मैन्यूवर मीन्स व्हाट, कि टू असेसमेंट द फीटल साइज एंड पोजीशन इनसाइड द पेल्विक रीजन इनसाइड द यूट्रस. सो ये क्यों होता है, व्हाई दे आर डूइंग, फॉर व्हाट पर्पस, पर्पस क्या है, इसका जो पर्पस है, तो फीटल is correctly in position or not. Okay, for why? The delivery, for the delivery will be complicated और डिलीवरी विल कॉम्प्लिकेटेड और सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा. सो फॉर दिस पर्पस मीन्स व्हाट, कि व्हाट इज द फीटल साइज और करेक्टली द पोजीशन इज इनसाइड द पेल्विक और नॉट, बिकॉज ऑफ द डिलीवरी मीन्स डिलीवरी इफ देयर इज एनी कॉम्प्लिकेशंस और नॉट, ये सब किससे पता चलेगा, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, यूएसजी, ये सारी चीज़ों से अपने को समझ आएगा कि क्या है, तो व्हाट इज़ द फीटल पोजीशन इनसाइड द यूट्रस, ताकि क्या है कि उसका डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ये सब देख के क्या होता है, हमको समझ आ जाता है कि डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम है नहीं है, एनडी होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगा या सिजेरियन सेक्शन होगा, ये सारी चीज़ क्या है इसमें से समझ आ गया. तो ये जो है एक नॉर्मल एग्जामिन है जिसमें हमको द लियोपोल्ड maneuver is examinations in where we can correctly understand the fetal size and fetal positioning inside the uterus. Okay, so ये 4 प्रकार का है. देखो अभी मैं आपको समझाती हूँ, ये समझ में आ गया कि ये क्यों होता है और उसका पर्पस क्या है. ओके ताकि हम समझ सके कि लास्ट मोमेंट में उसका 4 स्टेज होता है. लास्ट स्टेज जो होता है उसमें क्या समझ में आ जाएगा कि हमको डिलीवरी को नॉर्मल करना है या सिजेरियन है, एनी कॉम्प्लिकेशंस विल बी देयर एंड व्हाट. तो इसमें क्या है, एटीट्यूड पूछा गया है. एटीट्यूड कब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड, फीटल एटीट्यूड. उसमें क्या पता चलता है, relationship of the fetus fetus body part of each other, body part of each other. ठीक है, और क्या होता, फ्लेक्शन, इसमें थोड़ा सा फ्लेक्शन हो जाएगा.
जिसमें कि फ्लेक्शन होगा, जिसमें क्या होगा, चीन इज टक्ड टू चेस्ट। और आर्म एंड लेग्स आर ड्रॉन। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हो जाएंगे। ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जिसमें कि एटीट्यूड, फीटल एटीट्यूड मीन्स वाज रिलेशनशिप ऑफ द फीटस बॉडी पार्ट ऑफ ईच अदर। इसमें सारी चीज क्या होगा, अपने अपने पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। फ्लेक्शन हो जाएगा चीन। सो चीन इज टॉक टू द चेस्ट। टक्ट मतलब ये होता है कि थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन हो जाता है, थोड़ा ऊपर की ओर आ जाता है, वो नारो वे। ओके, थोड़ा ऊपर, जैसे ऐसे तो रहता है ना बच्चा इस पोजीशन में, तो वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। अब मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी आगे डायग्राम में। और लेग्स एंड हैंड आर ड्रॉन, थोड़ा सा नीचे हो जाता है लेग्स और हैंड। जो पोजीशन ऐसे रहता है धीरे से वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। वो लास्ट स्टेज रहता है जिसमें बेबी बाहर आने के लिए होता है, जब उसका नैरो वे पाथ में उसका सर थोड़ा सा चला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, टक्ट। ओके, फीटल एटीट्यूड मीन्स वन रिफ्लेक्शन ऑफ द फीटस बॉडी पार्ट ऑफ ईच अदर। सब एक दूसरे के तरफ, बॉडी पार्ट का जो अंग है, जितने भी बॉडी पार्ट है, सब एक दूसरे को जहाँ जहाँ रहना चाहिए वो सारी चीज़ क्या होता है, वहीं वहीं जाने की कोशिश होता है। और चीन इज टॉक्ड विथ चेस्ट मीन्स चेस्ट में जो ऐसा था धीरे से वो आगे की ओर जा रहा है, और पीछे मीन्स बच्चे का जो सर है वो नैरो में जाने की कोशिश करेगा इन दिस केस। ठीक है, तो वो कब होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। देखो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये है 4 डिस्टिंक्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, चारों डिस्टिंक्ट है। इसमें से देखो मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझाती हूँ कि चारों में कब क्या होता है और क्वेश्चन क्या आया है उसको आप अच्छे से समझो। ये है आपका फर्स्ट स्टेज। ठीक है, इसमें दिया गया ना फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड palpation which Leopold maneuver is used to assess the fetal attitude during the abdominal palpation of an ANC mother. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। देखो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में क्या किया जाएगा, उसमें एटीट्यूड किस में होता है, एटीट्यूड किस में फील किया जाता है, पाल्पेशन किया जाता है। देखो फर्स्ट में क्या होता है, सुपीरियर सरफेस ऑफ द फंडस। ये जो फंडस का जो ऊपरी भाग है, सुपीरियर सरफेस ऑफ द फंडस, ये होता है आपका फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट असेसमेंट में होता है। सुपीरियर सरफेस ऑफ फंडस। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट वन। फंडस के जो ऊपरी भाग को है उसको पल्पेट किया जाता है। एंड सेकेंड, सॉरी दिस इज सेकेंड, दिस इज सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, सेकेंड में क्या होगा कि बोथ साइड ऑफ द यूट्रस आर पाल्पेबल। जो यूट्रस का है both the sides should be palpable. Both side of the uterus is palpable.
ठीक है। साइड मीन्स इसमें क्या था, सरफेस ऑफ द फंडस, फंडस के सरफेस को, ऊपरी भाग को ऐसा उन्होंने उसमें पाल्पेशन किया जाता है, सबसे ऊपर भाग को। देन सेकेंड में आएगा आपका बोथ साइड ऑफ द यूट्रस, दोनों साइड के यूट्रस को पाल्पेशन किया जाएगा, बोथ द साइड ऑफ द यूट्रस शुड बी पाल्पेटेड। यहाँ पे यूट्रस में आ जाएगा, नॉट फंडस, ऊपर में था फंडस को सीधा सीधा करना है। नेक्स्ट में आएगा आपका यूट्रस का जो साइड है उसको पाल्पेट करना है। एंड थर्ड में आपका आएगा डिटरमाइन द इनलेट ऑफ द एंड इट्स मोबिलिटी, इसमें क्या, इनलेट एंड मोबिलिटी ऑफ फीटस। ऑफ फीटस, ठीक है, कितना उसका जो सर है इनलेट में नैरोइंग में चला गया है और उसका मोबिलिटी कितना है, ये डिटरमाइन होता है। एंड थर्ड जो है वो क्या है, एंड फोर्थ जो है उसमें क्या होता है, उसमें होता है फीटल एटीट्यूड, इसी में होता है फीटल एटीट्यूड का डिटरमाइन। ठीक है। एंड डिग्री ऑफ फीटल एक्सटेंशन, एंड डिग्री of fetal extension. This is the 4 stage, means 4 असेसमेंट है, 4 असेसमेंट है, जिसमें कि फर्स्ट में होगा आपका सुपीरियर सरफेस ऑफ द फंडस, उसका पाल्पेशन होगा जस्ट ऊपरी भाग को। सेकेंड में होगा आपका बोथ साइड ऑफ द यूट्रस, ताकि क्या है, बच्चे का जो डायरेक्शन ऑफ द फीटल, डायरेक्शन को हम पता कर सके, डायरेक्शन फीटल का किस तरफ उसका डायरेक्शन है, नॉर्मल डायरेक्शन है या उसका डायरेक्शन अलग हो गया है, ब्रिज प्रेजेंटेशन टाइप का हो गया है, ये सारी चीज़ें जो है ना सेकंड में हमको पता चलेगा। एंड थर्ड में आएगा इनलेट एंड मोबिलिटी ऑफ द फीटस, फीटस का जो उसका कितना वो नीचे की ओर मीन्स नारोइंग के ओर आ चुका है, कितना उसका इनलेट, कितना उसका टक्ट हो चुका है और नारोइंग की ओर आ चुका है। एंड फोर्थ जो है ना फीटल एटीट्यूड एंड डिग्री ऑफ फीटल एक्सटेंशन, कितना एक्सटेंड हो गया है उसका एटीट्यूड और डिग्री जो है वो फोर्थ असेसमेंट में होता है। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। मीन्स लास्ट स्टेज में जब डिलीवरी के लिए रहता है 36 वीक्स से शुरू हो जाता है इसका ये सारी चीज़ हमको समझ आ जाएगा। 36 वीक्स टू 37 वीक्स के बीच में जब डिलीवरी के लिए मदर को तैयार किया जाएगा, तब क्या है ये सारी चीज़ें, ये 4th वन असेसमेंट किया जाएगा, ताकि उसी समय ही हमको समझ आ जाएगा कि नॉर्मल डिलीवरी होगा या सिजेरियन सेक्शन होगा। सो दिस इज़ द 4th स्टेज, जिसमें हम फीटल एटीट्यूड डिटरमाइन करेंगे और डिग्री ऑफ फीटल एक्सटेंशन, कितना वो एक्सटेंशन हो चुका है, कितना नीचे तक आ चुका है वेजाइनल सेक्शन में। तो दिस इज कॉल्ड लियोपोल्ड मैन्यूवर असेसमेंट। ओके, जो इसमें हमने पढ़ा कि which Leopold maneuver is used to assess the fetal attitude during abdominal palpation of an ANC mother। तो मैंने आपको अच्छे समझा दिया कि फर्स्ट में क्या होता है कि फंडस का असेसमेंट होता है, सेकंड में होता है कि साइड ऑफ द यूट्रस का असेसमेंट होता है, एंड थर्ड में क्या होगा कि फीटल इनलेट का असेसमेंट होगा एंड एक्सटेंशन का, और फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में होगा एटीट्यूड एंड डिग्री ऑफ एक्सटेंशन का
असेसमेंट होता है. सो दैट आंसर इज द फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. ओके, आपको समझना जरूरी है. देखो इतना क्वेश्चन में क्या होता है, एटीट्यूड, एक एक शब्द को उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है. एटीट्यूड मतलब कहाँ पे होता है, फोर्थ में होता है. एटीट्यूड एंड डिग्री ये दोनों जो है फोर्थ में है. सेकंड थर्ड में आपका इनलेट एंड डायरेक्शन, एक्सटेंशन, इनलेट एंड एक्सटेंशन. थर्ड में है आपका साइड ऑफ द यूट्रस पाल्पेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द बेबी, कौन सा डायरेक्शन में, सॉरी फीटस. और फर्स्ट में है आपका सिर्फ फंडस का एग्जामिनेशन. ओके, ऊपरी द अपर सरफेस ऑफ द फंडस. ये हो गया आपका 4 प्रकार का लियोपोल्ड मैन्यूवर. ओके, this is the test of examination assessment of the fetal assessment for the best delivery. Okay, about all thing continuously if we'll assess the fetus, जब continuously ये assess किया जाएगा तो best things will happen for the delivery. आप डिलीवरी के लिए बेहतरीन तरीके से उसको प्लान कर सकते हो कि एग्जैक्टली कौन सा डिलीवरी इज़ नीडेड. अगर उसको सिजेरियन करना है और नहीं ना एनडीए होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ये जो फिटल मैन्यूवर में सारी चीज़ आपको, लियोपोल्ड मैन्यूवर में सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा, जो कि फिटल असेसमेंट के लिए, जो कि एनसी मदर का फंडस पेल्विक असेसमेंट के लिए यूज़ होता है. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन, an antenatal mother is admitted with complaints of eclampsia. What will be the loading dose of magnesium sulfate given to the patient? Magnesium sulfate, antenatal mother with eclampsia. First we'll see eclampsia में what happen. BP high BP, maybe it rise to 140/90 या 170/100. So this is the high BP. First is the antenatal mother is admitted with complaints of eclampsia. So she is not postnatal. Who is going to give birth means that is antenatal. She has not delivered a baby. She is going to deliver baby. That is called antenatal. Okay, antenatal. First तो आप समझो antenatal होता क्या है. Who is going to give birth? Who is to give birth? Give birth. This is called antenatal. Antenatal means just going to deliver baby. So antenatal mother is admitted in the complaints of eclampsia. उसका क्या है, eclampsia हो गया है. First thing is that eclampsia में high BP में increase more. So इसका जो condition होता है क्या होता है कि अगर हाई बीपी है उसको क्या हो सकता है, सीजर. ठीक है. सो उसको सीजर होगा, एडिमा होगा. तो मेन थिंग इज सीजर. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग्स विच द एंटीनेटल मदर कैन गेट. जिसका एक्लेम्शिया है, जिसकी वजह से उसको क्या हो सकता है, सीजर हो सकता है. तो होगा ही होगा सीजर, मतलब दौरा पड़ेंगे ही पड़ेंगे उसको, कन्वल्शन, ये सारी चीज़ें उसको होगा. इसी वजह से क्या है, MgSO4 दिया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट. मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है. तो इसमें क्या बोला गया है, an antenatal mother is admitted with complaints of eclampsia. What will be the loading dose of MgSO4 given to the patient? loading dose कितना होगा, मीन्स मैग्नीशियम सल्फेट का जो डोज है 1 एम्पुल में कितना होगा, 2 ml एंड 1 ग्राम ऑफ NS. ओके, ये होता है नॉर्मल
मीन्स नॉर्मल एम्पुल इतने का रहता है, बट वो किसके लिए दिया जाता है, ये नॉर्मल है, this is the 2 ml and 1 gram. Here what happened, NS, this is the ampule, but here what happened, eclampsia is means the blood pressure is so high, blood pressure is so high, so what will be the dose will be decrease या increase, or MgSO4 is used to control the seizure effect. तो इसमें एक्लेम्शिया है तो उसको सीजर का जो साइन एंड सिम्टम्स दिख जा रहा है, सीजर हो सकता है, तो इसमें हम बढ़ा के देंगे कि घटा के देंगे, ये नॉर्मल कॉमन सेंस आप यूज़ करो. इसमें मैग्नीशियम सल्फेट जो है, जो नॉर्मल डोज है 2 ml विथ 1 ग्राम NS, ये होता है नॉर्मल डोज. 1 एम्पूल में इतना रहता है नॉर्मली, 1 एम्पूल में इतना रहता है. सो हियर व्हाट हैपन, द पेशेंट इज सफरिंग विद एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया में है. एक्लेम्शिया मीन्स हाई बीपी, हाई बीपी की वजह से क्या होता है, सीजर हो सकता है, झटका दौरा पड़ सकता है. तो उसमें क्या होता है, हम क्या करेंगे, और पड़ रहा है, पेशेंट इज ऑलरेडी इन बेड रिडन, तो इसमें हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट को बढ़ाएंगे कि घटाएंगे. इसमें दिया है 4 ml इन 16 ml, 8 ml इन 12 ml, 6 ml इन 14 ml, ऐसा 2 ml इन 18 ml. तो बढ़ाएंगे कि घटाएंगे, और कितना बढ़ा सकते हैं अगर एक्लेम्शिया है तो. और कभी कभी क्या होता है, मैग्नीशियम की कमी की वजह से, लैक ऑफ मैग्नीशियम, जिसको मैग्नीशियम की कमी हो जाता है, और जो who can't able to take the food orally जो है वो फूड नहीं ले सकता. who can't take food orally, so ऐसे लोगों को क्या है, थ्रू IV मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है. ठीक है, जिसके पास लैक ऑफ मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम की कमी होता है, मैग्नीशिमिया जिसको बोलते हैं, जिसके पास कमी हो जाता है उसको ऐसे दिया जाता है. बट यहाँ पे पेशेंट का हाल बहुत ख़राब है, वो एक्लेम्शिया में है, एंटीनेटल मदर है, जिसको सीजर हो रहा है, होने की संकेत में है, संभावना है. सो ऐसे कंडीशन में अपना जो डोज है वो कितना होना चाहिए, बढ़ा के होगा कि घटा के होगा. इसमें सबसे बढ़ा के होगा. देखो पहला जो है वो नहीं होगा. 4 ml इज लेस ओनली, 2 ml इज अ नॉर्मल एम्प्यूल, 4 ml इज लेस ओनली, देन 6 ml also, 2 ml also, this is normal. But high ml we have to give, that is 8 ml in 16 ml of NS. ये डाइल्यूट सोल्यूशन को अपने को देना है हाई में, ताकि ये क्या है, सीजर को कंट्रोल करे, जितना भी एपिलेप्टिक इफेक्ट हो सबको कंट्रोल करता है. तो इसमें पूरा हाई डोज अपने को देना है थ्रू IV. ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझना ज़रूरी है. मैग्नीशियम सल्फेट कहाँ यूज़ होता है और एक्लेम्शिया पेशेंट को क्यों दिया जाता है. ये तो मैग्नीशियम सल्फेट है, ये तो लैक ऑफ मैग्नीशियम में दिया जाता है, येस, बट दैट कैन कंट्रोल द सीजर. एंड एक्लेम्शिया है तो सीजर होने का 100% चांसेस है. तो ऐसे पेशेंट को क्या देना चाहिए, उसको जितना बढ़ा के देंगे. नॉर्मल के लिए हम देते हैं 2 ml, उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर कम है तो. बट इसमें एक्लेम्शिया है जिसमें सीजर आएगा, तो इसमें पूरा बढ़ा के अपने को देना है, दैट इज़ 8 ml इन 16 ml ऑफ NS, दोनों डाइल्यूट करके देना है. दिस इज द
नॉर्मल, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए हमने इतना MCQ डिस्कशन किए जो कि पीडियाट्रिक्स एंड ओबीगाइनी था, और नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे न्यू MCQ सीरीज़ के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड सेफ, and next episode we will meet again. Thank you so much.